हेलो एवरीवन, वेलकम टू कांस्टेंट लर्निंग। उम्मीद आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही होंगी। तो देखिए, आपका आज एसबीआई पीओ प्री का एग्ज़ाम है। तो जिनका भी एग्ज़ाम है उनको ऑल द बेस्ट। आपने बहुत ही ज़्यादा मेहनत की है, तो उसका फल है जो आपको जल्दी ही मिलेगा। बाकी बहुत ही जल्दी आपके आईबीपीएस पीओ के भी एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं और आईबीपीएस क्लर्क का नोटिफिकेशन भी हमको मिल चुका है और बहुत ही जल्दी आपको एसबीआई क्लर्क का भी नोटिफिकेशन देखने को मिल पाएगा। साथ ही ओआईसीएल का भी नोटिफिकेशन आपका आ चुका है। तो यानी कि भर्तियों की एकदम देखें अपन यहाँ पे तो बाढ़ आ गई है। तो बस अपनी तैयारी को और ज़्यादा एनहेंस करना है आपको, ताकि आप सबसे आगे रह पाएँ। तो यहाँ पे जो सबसे वीक सेक्शन रहता है मैक्सिमम लोगों का, वो है इंग्लिश। तो उसी का यहाँ पे अपन इलाज करेंगे। यानी कि जो इंग्लिश के क्वेश्चंस हैं जो एग्ज़ाम के रेलेवेंट हैं, उनका प्रैक्टिस करेंगे, अप्रोच करेंगे यहाँ पे किस तरह से उनको है जो एग्ज़ाम में आपको वहाँ पे हैंडल करना है। तो ये है आपका मेंस विजेता मैगजीन चेकलिस्ट नंबर 35। इससे पहले अपन ने 34 है जो यहाँ पे चेकलिस्ट कर चुके हैं। अगर आपने उनको मिस किया है तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक है, जाइए वहाँ से और जाके इनको कंप्लीट कीजिए। साथ ही अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और जितना पॉसिबल हो सके वीडियो को शेयर कीजिए, रिकमेंड कीजिए, ताकि इसका बेनिफिट है जो मैक्सिमम स्टूडेंट को मिल पाए। टेलीग्राम चैनल है, प्लीज़ जल्दी ज्वाइन कर दीजिए। यहाँ पे मैं बहुत कुछ यहाँ पे शेयर करता हूँ। इंपॉर्टेंट पीडीएफ्स होगी प्रैक्टिस के लिए यहाँ पे, ठीक है ना। साथ ही जो आपका इम्पोर्टेंट जो आपका इन्फॉर्मेशन होता है क्लास या फिर एग्ज़ाम के रिलेवेंट, और जो आपके यहाँ पे डेली मॉक होते हैं किसी भी प्लेटफॉर्म पे, वो भी मैं यहाँ पे शेयर करता हूँ ताकि आप उनको देख के अपनी ऑल इंडिया रैंक चेक कर सकते हैं। तो देखते हैं आज है जो यहाँ पे अपन दो तरह के क्वेश्चन करेंगे। पहले तो अपने यहाँ पे है जो मिक्स क्वेश्चन होंगे, तो 3 तो आपके होंगे मिक्स क्वेश्चन। उसके बाद में अपन एक पैराजंबल विथ क्लोज टेस्ट यहाँ पे सॉल्व करेंगे, क्योंकि मेंस है ये। तो सबसे पहले देखिए आपको यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोला है। आपको बोला क्वेश्चन नंबर 1 से 3 है, इनमें आपको क्वेश्चन दे रखे हैं। एक पैराग्राफ है, सर्टेन पोर्शन है जो आपको यहाँ पे PQRS यहाँ पे मार्क किए हुए, यानी कि अलग अलग पार्ट बनाए गए हैं। एक सेंटेंस है बोल्ड में आपको दे रखा है, उसके बाद में पैराग्राफ के बाद में आपको पैराग्राफ को रीड करना अच्छे से और आइडेंटिफाई करनी पोजीशन की विच ऑफ द फॉलोइंग गिवन सेंटेंस कैन बी इंसर्ट। यानी कि जो सेंटेंस आपको नीचे दे रखा है एंड में, उसकी पोजीशन है जो इन चारों में से कहाँ पे आएगी, ये आपको आइडेंटिफाई करना है। मार्क द ऑप्शन कंटेनिंग दैट पोजीशन एज योर आंसर, ठीक है ना। तो अपना पोजीशन है यानी कि आंसर कहाँ पे आएगा वहाँ पे आपको मार्क करना है। कहीं फिट नहीं हो तो आपको क्या करना है, ई करना है यहाँ पे, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे किस तरह से करेंगे। पहला क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन को करने का तरीका क्या है पहले वो समझ लेते हैं। आपको यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले तो इसको रीड करना है, ठीक है ना। इसको रीड करना है, उसके बाद में ये वाला रीड करना है। फिर उसके बाद में देखना आपको टोन क्या है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, कहाँ पे आएगा। उसके बाद में कॉन्टेक्स्ट क्या है, ऑर्डर क्या है, ये सारी बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है ना। जैसे अपन ये क्वेश्चन करके देखते हैं। आपको बोला है यहाँ पे सबसे पहले तो अपन ये रीड करते हैं, द लास्ट फुल फ्लैश्ड बजट एक्सरसाइज फॉर द करंट गवर्नमेंट अहेड फॉर द लोकसभा इलेक्शन इन अर्ली 2024। यहाँ पे आपको बोला है कि 2024 है, उसकी शुरुआत में होने वाले जो यहाँ पे आपके इलेक्शंस है, ठीक है ना, लोकसभा इलेक्शन है, उनसे पहले है जो यहाँ पे जो अभी अपनी करंट गवर्नमेंट है, तो उनके लिए आपका ये लास्ट फुल फ्लैश्ड यानी कि लास्ट है जो पूरा बजट आपका यहाँ पे रहेगा, ठीक है ना। ये बात बोली गई है, यानी कि बजट की बात बोली गई है और ये बजट है जो आपका क्या होगा, इस गवर्नमेंट के लिए लास्ट होगा, ठीक है ना। तो बजट है, देखो टाइम भी दे रखा आपको यहाँ पे, तो रिलेट करना कहाँ पे क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले तो अपन रीड करते हैं। तो फाइनेंस मिनिस्टर है निर्मला सीतारमन इज प्रेजेंटिंग द यूनियन बजट इन द पार्लियामेंट ऑन वेडनेसडे। तो सबसे पहले यहाँ पे बोला है कि जो अपनी फाइनेंस मिनिस्टर है निर्मला सीतारमन, उन्होंने प्रेजेंट किया है जो यूनियन बजट है आपका पार्लियामेंट में वेडनेसडे को, यानी कि बुधवार को। तो देखो क्या अपन सबसे पहले द लास्ट फुल फ्लेज बजट ऑफ एक्सरसाइज, ठीक है ना, लोकसभा इलेक्शन का 2024 में शुरुआत में यहाँ पे पेश किया जाएगा। देखो पी पे तो ये नहीं आएगा, क्योंकि पी पे हमेशा स्टार्टिंग है, यानी कि इंट्रोडक्शन आना चाहिए। और इंट्रोडक्शन है जो आपका यहाँ पे ये बताया गया है कि पहले तो बजट क्या है, कौन पेश करेगा, कैसे पेश करेगा, ठीक है ना, कब करेगा, पहले तो ये बात आनी चाहिए। जो अपने को देखो यहाँ पे दे रखी है कि निर्मला सीतारमन जी प्रेजेंट करेगी यूनियन बजट को पार्लियामेंट में बुधवार को, यानी कि पी पे तो नहीं आएगा आपका। तो यहाँ से एक ऑप्शन आपका हो गया कट।
अब यहाँ पे देखो, अब ये जो बजट है जो वो पेश कर रही है, ठीक है ना, अगर ध्यान से देखो आप तो ये बजट क्या है, इसकी विशेषता क्या है, ठीक है ना, बजट है, उस बजट के बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन क्या है। तो ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन ये दे रखी है, देखिए आपको यहाँ पे बोला है कि ये जो बुधवार को यहाँ पे प्रेजेंट करेंगी बजट, ये बजट है जो आपका यहाँ पे क्या होगा, फुल फ्लैज बजट होगा, जो अभी करंट गवर्नमेंट है उसका लोकसभा इलेक्शन के पहले लास्ट बजट होगा 2024 की शुरुआत में, ये बोला है यहाँ पे, ठीक है ना। यानी कि ये जो बजट की यहाँ पे बात की गई है उसकी एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपको बताई गई है कि ये जो बजट है ये आपका लास्ट बजट है, ठीक है ना, इस गवर्नमेंट का पूरा बजट है और 2024 के एंड में पेश किया जा रहा है। तो देखो पहले तो यहाँ पे दिन बताया गया है कब, और यहाँ पे ईयर बताया गया है, यानी कि टाइम बताया गया है कब। तो समझ में आए, रिलेट कर पा रहे हो आप, ठीक है ना। तो ये कहाँ आ सकता है, आपका क्यू में आ सकता है, तो यहाँ पे मैं स्टार लगा देता हूँ। आगे रीड करते हैं। अब आगे आपको बोला है यहाँ पे, यूनियन बजट 23-24 इज वाइडली एक्सपेक्टेड टू बूस्ट स्पेंडिंग टुवार्ड्स पॉलिसीज that create jobs, leave more money in hands of the common man and boost manufacturing while increasing tax revenues। अब यहाँ पे बोला है जो आपका जो यूनियन बजट था 23-24 का, वो है जो आपका बहुत ही वाइड यानी कि बड़े तौर पे, व्यापक तौर पे उससे उम्मीद की जा रही थी कि वो क्या करेगा, कि वो आपका यहाँ पे बूस्ट करेगा स्पेंडिंग, यानी कि जो पैसे हैं मार्केट में और ज़्यादा आएंगे, ठीक है ना। तो पॉलिसीज़ में और ज़्यादा क्या करेगा, बूस्ट करेगा, और ज़्यादा पैसे लगाएंगे पॉलिसीज़ में, जिससे क्या होगी, जॉब क्रिएट होगी। लीव मोर मनी इन हैंड्स ऑफ द कॉमन मैन, आम आदमी के हाथ में ज़्यादा पैसा आएगा, यानी कि उनको जॉब मिलेगी, ठीक है ना, जो जिसकी जॉब है उनको और ज़्यादा यहाँ पे पैसा मिलेगा। बूस्ट करेगा मैन्युफैक्चरिंग को, ठीक है ना, वाइल जबकि इंक्रीज़ करेगा टैक्स रेवेन्यू। अब ज़्यादा अपन कमाएंगे तो इसका मतलब क्या है, ज़्यादा टैक्स देंगे, तो यहाँ पे बोला गया। अब देखो यहाँ पे ये आपका पिछले बजट की बात की गई है कि उस बजट में हमने ये उम्मीद की थी, ठीक है ना। तो ये तो अब पुरानी बात हो गई यहाँ से चालू, तो ये तो 23-24 की बात थी, और अपन है जो यहाँ पे अगले साल के बजट की बात कर रहे हैं कि अब पेश किया करेंगे। तो यहाँ पे देखो आप रिलेट करो, तो यहाँ पे तो पहले बताया बजट कब होगा, फिर यहाँ पे बताया कि ये बजट कौन सा है, कैसा है, फिर बताया कि पिछले बजट में हमने क्या किया था, ठीक है ना। तो अब यहाँ से है जो पिछले बजट की बात शुरू हो गई है, तो इसका मतलब ये तो नया बजट है, तो ये तो यहाँ पे आएगा नहीं इसके बाद में आर पे, ठीक है ना। तो पहले तो अपने को पक्का कंफर्म आंसर मिल जाएगा कि आंसर तो अपना बी है, क्यू पे आएगा। आगे और रीड कर देते हैं अपन। इंडियाज बजट विल नॉट ओनली ट्राई टू फुलफिल द होप्स एंड ड्रीम्स ऑफ द कॉमन मैन ऑफ इंडिया, कि इंडिया का जो सिर्फ बजट है ये सिर्फ है जो ओनली ट्राई टू फुल, ये सिर्फ यहाँ पे कोशिश नहीं करता है उम्मीद यहाँ पे फुलफिल करने की और सपनों को पूरा करने की, जो कॉमन मैन है इंडिया के उनके, ठीक है ना। तो लेकिन ये और क्या करती है, बट द रे ऑफ होप, लेकिन ये एक उम्मीद है आपकी, विच द वर्ल्ड इज सिंग, यानी कि पूरी दुनिया देखती है एक तरह से, ये क्या है, उम्मीद है। विल शाइन मोर ब्राइटली, यानी कि जो और ज़्यादा तेज़ी से क्या हो रही, चमक रही है यहाँ पे, ये प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कहा था ट्यूसडे को। अब देखो यहाँ पे ये भी पुरानी बात है, क्योंकि ट्यूसडे को बोला था उन्होंने, और बजट कब होगा आपका, वेडनेसडे को होगा। तो यानी कि यहाँ से पता चल गया कि ये जो आपको फ्रेज दे रखा है सेंटेंस, इसकी पोजीशन कहाँ होगी आपकी, इसकी पोजीशन होगी आपकी क्यू पे। तो यहाँ पे अगर अपन इसको क्यू को यहाँ पे इसकी जगह पुट करेंगे तो अपना यहाँ पे सेंटेंस क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरह से है जो आपको यहाँ पे क्वेश्चन करना है, उम्मीद आपको यहाँ पे समझ में आया होगा, ठीक है ना। तो बस एक कमेंट कीजिएगा आप यहाँ पे कि आपको क्वेश्चन करने का तरीका कैसा लगा है यहाँ पे, और समझ में आया नहीं आया कि एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन आएंगे तो आप यहाँ पे इसको इजीली अटैम्प्ट कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। पूरा रीडिंग का खेल है, ठीक है ना। रीडिंग अगर आपको आती है तो आप मैक्सिमम क्वेश्चन है जो बैंक एग्जाम में प्री हो या मेंस हो आप इजीली कर पाएंगे। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 है, अगेन वही तरीका रहेगा। एनी वीकनेस इन ग्लोबल इक्विटी कुड ट्रिगर वाइल्ड ग्रिएंसेस इन लोकल शेयर्स। अब यहाँ पे बोला है कि जो यहाँ पे ग्लोबल इक्विटीज़ है उसमें कमजोरी से जो यहाँ पे आपके जो लोकल शेयर्स है, ठीक है ना, उनमें भारी उतार चढ़ाव आएगा, ठीक है। तो एक तरह से नेगेटिव बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। तो किसी चीज़ में वीकनेस आएगी तो उससे क्या होगा, आपके जो लोकल शेयर्स है उनमें यहाँ पे क्या होगा, भारी गिरावट होगा, उतार चढ़ाव होगा, अप डाउन्स हो गए यहाँ पे। तो देखते हैं कहाँ पे क्या हो सकता है। तो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स यानी कि FPIs हैव इन्फ्यूज्ड ओवर Rs 3,200 crore in India equities so far this month
ड्रिवन बाय अनसर्टेनिटी इन द ग्लोबल मार्केट्स, इकोनॉमिक्स कंसर्न्स इन चाइना एंड स्टेबिलिटी ऑफ द डोमेस्टिक इकोनॉमी। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले तो पहले फ्रेज में क्या बोला है कि जो यहाँ पे आपका जो ग्लोबल मार्केट है, ठीक है ना, तो ग्लोबल मार्केट में यहाँ पे एक तरह से अपने को अनसर्टेनिटी, अनिश्चितता दिख रही है, ठीक है ना, यानी कि यहाँ पे कुछ भी फिक्स नहीं है, उतार चढ़ाव हो रहा है यहाँ पे। और चीन में जो यहाँ पे आपकी इकोनॉमिक्स कंसर्न्स है, यानी कि आर्थिक चिंताएं हैं, ठीक है ना, और जो यहाँ पे आपका डोमेस्टिक इकोनॉमी है, यानी कि जो उनका अर्थव्यवस्था है उसकी स्थिरता, स्टेबिलिटी है उनकी, उसके कारण है जो विदेशी जो पोर्टफोलियो निवेशक है, यानी कि जो एफपीआई है आपके, ने इस महीने में अब तक भारतीय इक्विटी में, यानी कि जो इंडियन इक्विटी है उसमें 3,200 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश किया है। अब देखो यहाँ पे इतना इंडिया ने क्या किया है, उसमें इन्वेस्ट किया है, तो यानी कि ये तो अच्छी बात है यहाँ पे, ठीक है ना, इतना इन्वेस्ट किया है तो ये क्या चल रही है, अच्छी बात चल रही है। तो यानी कि यहाँ पे तो पॉजिटिव बात चल रही है कि हमने इन्वेस्ट किया है यहाँ पे, और यहाँ पे नेगेटिव बात चल रही है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि पी पे तो आपका नहीं आएगा, क्योंकि पी आपका स्टार्टिंग है, स्टार्टिंग में ही आपको बोला है कि यहाँ पे अपने इन्वेस्ट किया, अच्छी बात बोल रहा है, यहाँ पे सीधा अपन है जो नेगेटिव बात से स्टार्ट नहीं कर सकते, ठीक है ना, आए समझ में आपको। तो यहाँ पे जो वीकनेस अपन स्टार्ट नहीं करेंगे, वीकनेस की बात कब होगी, जहाँ पे अपन कुछ कमी की बात करेंगे, कुछ नेगेटिव बात शुरू होगी, तो उसके बाद में है जो ये बात आएगा। क्यों, क्योंकि ये क्या है, ये किसी चीज़ का इफेक्ट है। देखो ध्यान से, ये किसी चीज़ का क्या इफेक्ट है, क्योंकि यहाँ से क्या हो रही है आपकी, ये जो लोकल शेयर्स है उनमें उतार चढ़ाव आ रहा है, यानी कि उनमें वीकनेस हो रही है, तो किसी चीज़ का इफेक्ट है। तो इफेक्ट है तो इससे पहले आपका कुछ ना कुछ यहाँ पे ऐसा कोई काम होगा कमी वाला, ये डिक्रीज़ वाला, उसके बाद में है जो उसका इफेक्ट बताएंगे कि भाई कि ये काम हुआ, तो उसके बाद में ये आपका इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है ना। तो पी पे नहीं आएगा। और क्यू में भी है जो आपको यहाँ पे देखिए, पी में ऐसा कुछ नहीं बोला है, नेगेटिव बात नहीं की है, जिसका इफेक्ट है जो ऐसा नेगेटिव हो, तो क्यू पे भी नहीं आएगा। आगे देखो, सिंस द मार्केट हैव rallied स्मार्टली ड्यूरिंग द लास्ट 3 months। अब यहाँ पे बोला है कि पहले 3 महीनों के दौरान जो बाजार में तेजी से क्या आया, उछाल आया है, ठीक है ना। सम प्रॉफिट बुकिंग्स बाय एफपीआईज वुड बी रेशनल एंड कैन बी एक्सपेक्टेड। अब यहाँ पे बोला है कि जो एफपीआई द्वारा यहाँ पे जो एक तरह से अपन बोल सकते हैं एक्सपेक्टेड है, यानी कि अपन उम्मीद कर सकते हैं, यहाँ पे जो पोर्टफोलियो बुकिंग है एफबीआई के द्वारा रैशनल और एक्सपेक्टेड हो सकती है यहाँ पे, ठीक है ना। तो इस तरह से यहाँ पे बोला है, इसकी उम्मीद की जा रही है। जो आपका वीके विजय कुमार है, तो जो वीके विजय कुमार है उन्होंने बोला है, ये कौन है, ये आपका चीफ इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी एट यहाँ पे ये जियोजीत फाइनेंशियल सर्विस है, उन्होंने ये बात बोली है यहाँ पे, ठीक है ना। तो देखो आगे, with the global economic mood getting challenging due to slacking Chinese demand। अब यहाँ पे आगे बोला है आपको कि जो चाइनीज़ डिमांड है उसमें कमी के कारण यहाँ पे जो ग्लोबल इकोनॉमी है, ठीक है ना, उसमें क्या हो रहा है, एक तरह से चैलेंजिंग यहाँ पे मूड हो रहा है आपका, यानी कि इकोनॉमी में यहाँ पे क्या आ रहा है, चैलेंज आ रहा है आपका, ठीक है, चैलेंज आ रहा है। अब चैलेंज आ रहा है यानी कि यहाँ से आपकी है जो क्या होगी, नेगेटिव बात शुरू होगी। अब देखते हैं क्या पता आर पे आए या नहीं आए, तो एक बार थोड़ा सा आगे वाला रीड कर देते हैं। एंड रिजल्ट इन एफपीआई फ्लोज टर्निंग चॉपी गोइंग अहेड। अब देखो यहाँ पे एंड लगा है, यहाँ पे कॉमा लगा है, यहाँ पे एंड लगा है, यानी कि इस एंड के पहले कुछ ना कुछ तो आएगा। एंड रिजल्ट इन एफपीआई, अब कौन से रिजल्ट है, ठीक है ना, तो यानी कि इससे पहले कुछ ना कुछ आएगा, क्योंकि एंड भी लगा, यहाँ पे देखो कॉमा लगा, यानी कि इनके बीच में कोई ना कोई बात आनी चाहिए। तो क्या पता यहाँ पे ये आ सकता है, एनी वीकनेस इन ग्लोबल इक्विटी वुड ट्रिगर्ड वाइल्ड ग्रियांसेंस इन लोकल शेयर्स एंड रिजल्ट इन एफपीआई फ्लो टर्निंग चॉपिंग। यहाँ पे बोला है कि अब ये जो डिमांड में कमी आई है, इससे क्या होगा, इससे जो ग्लोबल इक्विटी है यानी कि जो लोकल शेयर्स हैं उनमें क्या होगा, उतार चढ़ाव आएगा, और इन उतार चढ़ाव के परिणाम स्वरूप इफेक्ट है ये, तो रिजल्ट से क्या होगा, जो एफपीआई फ्लो है आपका, ठीक है ना, वो यहाँ पे क्या हो जाएगा, टर्निंग चॉपी गोइंग अहेड, यानी कि आगे क्या हो जाएगा, आपका अस्थिर हो जाएगा, इसका फ्लो है जो आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, अस्थिर हो जाएगा। श्रीकांत चौहान, ये बात है जो श्रीकांत चौहान ने बोली थी, ये कौन है, ये हेड ऑफ इक्विटी रिसर्च के एट कोटेक सिक्योरिटी, उन्होंने ये बात बोली है, ठीक है ना। तो लास्ट में तो आएगा नहीं, क्योंकि इन्होंने ये बात बोल दी, यानी कि यहाँ पे तो हो गया ख़त्म,
तो एक ही जगह बची अपने पास में आर, तो यहाँ पे आंसर क्या होगा आपका, ऑप्शन नंबर सी होगा। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है, इसको भी देखते हैं, समझते हैं यहाँ पे आपको क्या बोला है। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले अपन रीड करते हैं दिस सर्विस। अब देखो यहाँ पे अपने को मिल गया है कि दिस सर्विस है, पहले तो स्टार्टिंग नहीं होगा ये, क्योंकि दिस सर्विस है तो कौन सी सर्विस है, इससे पहले अपन किसी सर्विस के बारे में बात करेंगे, तो पी तो अपने को होगा ही नहीं, कभी स्टार्टिंग में तो नहीं आएगा। अब ये ध्यान देना, ये दिस सर्विस है तो ये है जो आपका, इसके पहले अपन किसी सर्विस की बात करेंगे, उसके बाद में है जो आपका ये आएगा, ठीक है ना। और आगे देखिए, दिस सर्विस इज डिजाइन फॉर एनटीबी और न्यू टू बैंक कस्टमर्स प्रोवाइडिंग देम विथ ईज एंड एफिशिएंसी इन द अकाउंट ओपनिंग प्रोसेस। यानी कि ये जो सर्विस है वो डिजाइन की गई है फॉर एनटीबी, एनटीबी का मतलब है न्यू टू बैंक, यानी कि जो नए हैं बैंक में कस्टमर, उनके लिए सर्विस है जो आपकी डिजाइन की गई है, जो प्रोवाइड करवाएगी उनको ईज एंड एफिशिएंसी, यानी कि एकदम आसानी, और एफिशिएंसी यानी कि और ज़्यादा बेहतर काम है वो प्रोवाइड करवाएगी उनके अकाउंट ओपनिंग प्रोसेस में, यानी कि वो बैंक में जाके आसानी से अकाउंट ओपन कर सकते हैं, ठीक है ना, और आराम से क्या कर सकते हैं, उसको ऑपरेट कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए, अब दैम ये किसके लिए आया है, कौन है जो नए हैं बैंक में, जिनको है जो यहाँ पे ये सर्विस प्रोवाइड की जा रही है। तो देखो दो चीज़ें हैं जो अपने को फाइंड करनी है, एक तो कौन सी सर्विस है और एक कौन से लोग हैं, क्योंकि सर्विस और लोग दोनों के बारे में बात की गई है यहाँ पे कि दिस सर्विस है प्रोवाइडिंग दैम, किनको प्रोवाइड करवा रहे हैं, ठीक है ना। ये ध्यान रखना, पहले तो पी पे तो आएगा नहीं, ठीक है ना। आगे देखिए द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हैज़ इंट्रोड्यूस ए डिजिटल फैसिलिटी फॉर नॉन रेजिडेंट इंडियंस। अब देखो यहाँ पे दोनों के आंसर मिल गए हैं कि एसबीआई ने यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया, यानी कि एक नया शुरू किया है, एक डिजिटल फैसिलिटी शुरू की है। तो पहले तो कौन सी सर्विस है, एक नई डिजिटल फैसिलिटी आपकी फैसिलिटी है, सर्विस मिल गई, किन के लिए है, जो आपके एनआरआई है। तो देखो किन के लिए है, एनआरआई के लिए है, टू एफर्टलेसली ओपन एनआरई एंड एनआरओ अकाउंट्स। अगर आपने यहाँ पे, ठीक है ना, ये पढ़ा है जो आपका फाइनेंशियल अवेयरनेस है, तो उसमें आपका एनआरई एनआरओ अकाउंट आता है, ठीक है ना, जो तो बोथ सेविंग एंड करंट अकाउंट्स है थ्रू इट्स मोबाइल ऐप योनो, यानी कि वो आसानी से अपने मोबाइल ऐप योनो से ये जो आपके एनआरआईज है वो इजीली एनआरई एनआरओ अकाउंट है जो ओपन कर सकते हैं, सेविंग अकाउंट हो या करंट अकाउंट हो, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या है, अब दिस सर्विस है, कौन सी सर्विस है, यानी कि ये जो योनो ऐप वाली जो सर्विस है बात की गई है डिजिटल फैसिलिटी वाली, ठीक है ना, ये क्या है, ये डिज़ाइन की गई है जो बैंक के नए कस्टमर हैं, क्यों, क्योंकि उनको प्रोवाइड करवाएंगे, किनको, ये जो एनआरआईज हैं इनको प्रोवाइड करवाएंगे ताकि वो आराम से, आसानी से और इफ़ेक्टिव तरीके से यहाँ पे अकाउंट ओपनिंग कर सके उस प्रोसेस को। तो है जो अभी तो लग रहा है यहाँ पे क्यू पे आएगा, ठीक है ना, क्यू पे आएगा, क्योंकि इस सर्विस के बारे में बताया गया है कि ये सर्विस क्या करेगी। तो देखो सबसे पहले तो आपका यहाँ पे फर्स्ट स्टेटमेंट है, उसमें बताया है कि एक न्यू सर्विस आ रही है आपकी। फिर ये जो अपना स्टेटमेंट दे रखा है इसमें आपको क्या बताया गया है, ये सर्विस का एम क्या है, लक्ष्य क्या है, क्यों है जो अपन इसको ओपन कर रहे हैं, ये बता दिया, यानी कि यहीं पे आएगा। आगे देखो यहाँ पे, ठीक है ना, आगे देखो, दिस इनिशिएटिव फुलफिल्स ए लॉन्ग स्टैंडिंग डिमांड फॉर एनआरआई कस्टमर फॉर ए हैजल फ्री वे टू ओपन एंड मैनेज देयर अकाउंट्स इन इंडिया, इट सेड। अब यहाँ पे बोला गया है कि ये जो आपका इनिशिएटिव है ये फुलफ़िल करेगा, यानी कि पूरा करेगा एक लॉन्ग स्टैंडिंग डिमांड है एनआरआई की, एक बहुत ही लंबे समय से जो डिमांड आ रही है, ठीक है ना, कस्टमर की क्या आ रही है, एक हैसल फ्री का मतलब किसी भी समस्या बिना, ठीक है ना, किसी भी प्रॉब्लम के बिना एक तरीका ताकि वो ओपन कर सके और मैनेज कर सके अपने अकाउंट को इंडिया में। उन्होंने ऐसा बोला कि हमको ऐसा कुछ चाहिए तो लेके आगे, तो यहाँ पे भी नहीं आएगा, क्योंकि दिस सर्विस, कौन सी सर्विस, दिस का यहाँ पे अपने को क्या चाहिए, नाउन चाहिए, और वो नाउन अपने को यहाँ पे दे रखा है, ये जो है योनो मोबाइल ऐप सर्विस है, इसके बारे में बात की जा रही है। तो पहले तो हो गया क्यू आंसर अपना। आगे देखो, एन नॉन रेजिडेंटल एक्सटर्नल, यानी कि एनआरई अकाउंट है। अब देखो यहाँ पे एनआरओ एनआरई अकाउंट के बारे में बताया जा रहा है, ठीक है ना, उनकी डेफिनेशन दे दी है यहाँ पे, तो यहाँ पे तो आएगा नहीं आपका बीच में, ठीक है ना, क्योंकि एनआरई एनआरओ अकाउंट क्या होते हैं, वो तो डेफिनेशन तो दोनों के साथ में जॉइंट होगी यहाँ पे, ठीक है ना। तो एनआरई अकाउंट एक बैंक अकाउंट होता है, ओपन किया जाता है इंडिया में, ठीक है ना, नेम ऑफ एनआरआई के द्वारा किया जाता है, टू पार्क हिज फॉरेन अर्निंग, ताकि वो अपनी जो विदेशी इनकम है उसमें रख सके,
वेयर एज जो यहाँ पे आपका एनआरओ अकाउंट है वो ओपन किया जाता है इंडिया में नेम ऑफ एनआरई, ठीक है ना, टू मैनेज द इनकम अर्नड बाय हिम और इन इंडिया। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको बोला है कि जो एनआरई अकाउंट है यहाँ पे, तो एनआरई अकाउंट में तो आप क्या कर सकते हो भाई कि अपना जो विदेश का पैसा है, यानी कि आपने किसी दूसरे देश में इनकम की है, उस पैसे को आप इस एनआरई अकाउंट में रखोगे, ठीक है ना। देखो पहले तो यहाँ पे समझो, ये थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर कर दो। यहाँ पे एनआरआई के द्वारा 2 अकाउंट खोले जाएंगे आपके, एक तो होगा आपका यहाँ पे एनआरई, एक होगा आपका एनआरओ। अब 2 अकाउंट होंगे। अब दोनों अकाउंट के बारे में बोला है कि ये तो आपका जो आपने फॉरेन में जो आपने अमाउंट कमाया है, विदेश में जो भी पैसा कमाया है आपका, ठीक है ना, डॉलर हो, यूरो हो, कोई भी हो, उसको यहाँ पे अपन आप इंडिया में अकाउंट खोलेंगे और उस विदेशी पैसे को आप ऐसे कैसे उसी करेंसी में है जो इसमें जमा करवा देंगे, ये हो जाएगा। एनआरओ में होता है कि आप है जो एनआरआई है, एनआरआई है, आपके कुछ बिजनेस वगैरह है जो चल रहे हैं कहाँ पे, इंडिया में, आपने इंडिया में पैसा कमाया है और इंडिया में पैसा कमाया और इंडिया का पैसा इंडिया में ही रखोगे, तो आप है जो ये एनआरओ अकाउंट खुलवाओगे और इस अकाउंट में आप क्या करोगे, पैसे जमा करवा दोगे। तो ये होता है, दोनों में आपका यहाँ पे डिफरेंस होता है, ठीक है ना। तो एग्जाम में आ भी जाता है, तो उम्मीद आपको यहाँ से क्लियर हो जाएगा। एनआरई में क्या करता है, जो एनआरआई होता है विदेश का पैसा उसी करेंसी में यहाँ पे रख देगा आपका। एनआरओ में क्या होगा, जो आपका एनआरआई होगा उसका बिजनेस है जो कहीं ना कहीं इनकम इंडिया से हो रही है और इंडिया का पैसा वो इंडिया में ही रखना चाहता है, तो इस अकाउंट में आप यहाँ पे जमा करवा दोगे, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए, दीज इनकम्स इंक्लूड रेंट, डिविडेंड, पेंशन, इंटरेस्ट। अब यहाँ पे बोला है ये जो इनकम है इसमें क्या क्या शामिल है, कोई आपकी प्रॉपर्टी है, ठीक है ना, वो आपने रेंट पे दी है तो उससे जो पैसा आ रहा है, जो डिविडेंड आ रहा है, आपकी पेंशन आ रही है, आपका इंटरेस्ट आ रहा है किसी चीज़ पे, तो वो सारे इसमें शामिल हैं, ठीक है ना। तो यहाँ से आपका आंसर क्या हो जाएगा, क्यू हो जाएगा। उम्मीद आपको समझ में आया होगा, ठीक है ना। तो ये देखो 3 क्वेश्चन थे आपके यहाँ पे जो नए पैटर्न पे थे, यानी कि सेंटेंस की पोजीशन कौन सी ये फाइंड करने में। आगे आपको दे रखा है क्लोज टेस्ट प्लस पैराजंबल। तो आगे 7 क्वेश्चन है, यहाँ पे अपन क्लोज टेस्ट भी करेंगे साथ में पैराजंबल भी करेंगे, तो 2-2 क्वेश्चन हो जाएंगे, क्योंकि आपका यहाँ पे मेंस का है, तो मेंस में है जो आपकी इस तरह के मिक्स क्वेश्चन आते रहते हैं। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले अपन क्या करेंगे, पहले इसको एक बार है जो ऊपर से अपन रीड कर देंगे, समझ लेंगे यहाँ पे किस बारे में बात की गई है। फिर अपन पहले क्लोज टेस्ट का पार्ट करेंगे, उसके बाद में है जो अपन यहाँ पे सॉल्व करेंगे जो अपना दे रखा है यहाँ पे आपका ये जो पैराजंबल वाला पोर्शन, ठीक है ना। तो इसको रीड कीजिए आराम से और एक बार आप खुद ट्राई कीजिए वीडियो को पॉज करके बनाने का। फिर मैं सॉल्व करता हूँ, सॉल्यूशन अपना चेक कर दीजिए। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले अपन एक बार इसको ऊपर से रीड कर देते हैं ताकि अपने को कॉन्टेक्स्ट और थोड़ा टोन समझ में आ जाए कहाँ पे क्या बात हो रही है, ताकि अपन आराम से इनको फिल कर पाएंगे, ठीक है ना। उसके बाद में वापस रीड करेंगे और फिर इसको अरेंज करेंगे। तो देखिए यहाँ पे थोड़ा सा, एज यू नो दीज टारगेट्स आर सब्जेक्ट टू, यानी कि जैसा कि आप जानते हैं ये जो टारगेट है ये सब्जेक्ट टू, ठीक है ना, किसी के संबंधित है, किसके बारे में है, डैश ऑफ इंटरनेशनल फाइनेंशियल। तो इंटरनेशनल फाइनेंशियल और टेक्निकल असिस्टेंस, यानी कि यहाँ पे इंटरनेशनल फाइनेंशियल और टेक्नोलॉजिकल यहाँ पे जो मदद है, असिस्टेंस है, उसके लिए यहाँ पे ये टारगेट आपके है। पर्टिकुलरली खास करके जो पीएम है उन्होंने कहा है 2030 तक जो कंट्री का प्रोजेक्टेड कार्बन एमिशन है वुड बी रिड्यूस्ड, उसको कम कर दिया जाएगा लगभग 1 मिलियन टन के इतना, ठीक है ना, लगभग 1 मिलियन टन है उसको कम कर दिया जाएगा 2030 तक। और जो इंडियाज कार्बन एमिशन है रिलेटिव टू इट्स जीडीपी, जो इंडिया का कार्बन एमिशन है जो रिलेटिव है उसका जीडीपी से वुड बी डैश बाय 45%, जो आपका 45% कुछ न कुछ हो जाएगा फ्रॉम 2005 लेवल। अगर 2005 के लेवल से कंपैरिजन करें तो 45% आपका हो जाएगा कुछ न कुछ। इम्प्रूविंग अपॉन इट्स प्रीवियसली टारगेटेड एमिशन कट ऑफ 33 से 35% फ्रॉम 2005 लेवल। अब यहाँ पे बोला 2005 के लेवल से अगर कंपैरिजन करो तो इम्प्रूव हुआ है उसके जो पिछले टारगेट एमिशन था, जिसमें आपका हमने टारगेट लिया था कि हम कार्बन एमिशन को इतना कम करेंगे, पर अभी अपन ने कितना कर दिया, 45% कर दिया। तो जितना अपने टारगेट लिया था उससे ज़्यादा अपन ने कम कर दिया। अब देखो यहाँ पे एक बात समझोगे तो यहाँ पे कार्बन एमिशन को कम करने की बात हो रही है, यानी कि यहाँ पे कुछ न कुछ चीज़ है जो रिड्यूस करने की बात होगी यहाँ पे, ठीक है ना। इतना समझ में आया अपने को। आगे देखिए, आगे है आपका यहाँ पे आपको बोला है वाइल सेवरल अदर इंडिपेंडेंट रिसर्च स्टडी एस्टिमेट सजेस्ट दैट, ठीक है ना, जो जबकि जो दूसरी आपकी यहाँ पे बहुत सारी जो इंडिपेंडेंट, यानी कि एक तरह से
फ्री स्वतंत्र जो रिसर्च स्टडी है वो एस्टिमेट करती है और सजेस्ट करती है, ठीक है ना, अनुमान लगाती है और ये सजेस्ट करती है अचीविंग द कंट्रीज नेट जीरो टारगेट, यानी कि कंट्री का जो नेट जीरो टारगेट है अचीव करना है उसके लिए ज़रूरत होगी कम से कम 10 ट्रिलियन डॉलर के इन्वेस्टमेंट की, यानी कि इतना पैसा कम से कम आपको लगाना पड़ेगा जब जाके आपका क्या होगा, नेट जीरो एमिशन आपको यहाँ पे प्राप्त होगा। और टू हेल्प, और साथ ही हेल्प करने के लिए डिकार्बनाइज द डोमेस्टिक पावर, इंडस्ट्रियल एंड ट्रांसपोर्ट सेक्टर, यानी कि ये जो सारे सेक्टर हैं इनको यहाँ पे आपको डिकार्बनाइज यानी कि कार्बन एमिशन यहाँ से पूरा ख़त्म करने के लिए आपको यहाँ पे 10 ट्रिलियन डॉलर है जो ये आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे बोला गया है। आगे देखिए, नवंबर 2021 में एट COP26, यानी कि नवंबर 2021 था, उस टाइम जो COP26 आपका एक सम्मेलन हुआ था, उसमें इंडिया के जो PM हैं नरेंद्र मोदी डैश, इन्होंने कुछ किया था अचीव करने के लिए जो नेट जीरो एमिशन है 2070 तक, एज पार्ट ऑफ कंट्रीज कमिटमेंट टू कॉम्बैट क्लाइमेट चेंज, यानी कि एक हमारे देश का यहाँ पे एक कमिटमेंट था, ठीक है ना, एक प्रॉमिस था, एक वादा था, एक कमिटमेंट था कि हम क्या करेंगे 2070 तक यहाँ पे कार्बन एमिशन से लड़ेंगे और उसको ख़त्म कर देंगे। तो ये आपका जीके में पूछ सकता है, ठीक है ना, कि इंडिया का टारगेट क्या है कार्बन एमिशन को ख़त्म करने का, ये पूरी दुनिया का टारगेट 2070 है, ठीक है ना। इंडिया का 2000 कितना है, 70 है, कि 2070 तक है जो अपना जो ये कार्बन एमिशन है यानी कि ज़ीरो हो जाएगा, यानी कि 0% है जो अपने देश से यहाँ पे कार्बन है जो प्रोड्यूस होंगे, ठीक है ना। आगे देखिए, आगे बोला है इंडिया मस्ट रिड्यूस एमिशन एडमिस्ट ग्रोथ एंड अर्बनाइजेशंस शिफ्टिंग फ्रॉम फॉसिल फ्यूल्स टू ए लो कार्बन एनर्जी मिक्स इज विटल डैश स्ट्रॉन्ग एनर्जी पॉलिसीज। अब यहाँ पे बोला है भारत को यहाँ पे, ठीक है ना, जो अर्बनाइजेशन है उसमें विकास के लिए, ग्रोथ के लिए यहाँ पे ये जो एमिशन है वो आपका है जो कम करना होगा, यानी कि अर्बनाइजेशन यानी कि जो शहरीकरण है, यानी कि शहरों को और ज़्यादा एडवांस करने के लिए यहाँ पे आपको कार्बन एमिशन में क्या करना पड़ेगा, कमी करनी पड़ेगी। शिफ्टिंग फ्रॉम फॉसिल फ्यूल टू लो कार्बन एनर्जी मिक्स, यानी कि यहाँ पे आपको बोला है कि जो फॉसिल फ्यूल है उससे हट के अपने को जो कम कार्बन एमिशन प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है ना, इन पे अपने को यहाँ पे क्या होना पड़ेगा, शिफ्ट होना पड़ेगा, ट्रांसफ़र होना पड़ेगा। ये बहुत ही ज़्यादा विटल का मतलब क्या होता है, इंपॉर्टेंट है। डैश स्ट्रॉन्ग एनर्जी पॉलिसी, यानी कि ये कुछ है जो करता है स्ट्रॉन्ग पॉलिसीज़, जो स्ट्रॉन्ग एनर्जी पॉलिसीज़ हैं उनको कुछ न कुछ करता है ये। आगे देखो, अब एट द COP26 COP, यानी कि बोला है जो 26वां COP था, द PM ऑल्सो स्टेटेड दैट, उन्होंने जो अपने प्राइम मिनिस्टर उन्होंने ये भी बोला था, क्या बोला था, इंडिया एक्सपेक्टेड डेवलप्ड कंट्रीज टू प्रोवाइड क्लाइमेट फाइनेंस ऑफ $1 ट्रिलियन एट द अर्लीस्ट। अब यहाँ पे बोला गया था कि भारत को उम्मीद है कि जो आपके यहाँ पे डेवलप कंट्री है वो जल्द से जल्द $1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर का यहाँ पे क्या करेंगे, एक यहाँ पे क्लाइमेट फाइनेंस है जो आपको यहाँ पे प्रोवाइड करवाएंगे, ठीक है ना। ये पूरी बात बोली गई है। उम्मीद आपको पूरा कॉन्टेक्स्ट समझ में आएगा कि COP26 में यहाँ पे जो अपने PM जाते हैं और जाके है जो वहाँ पे वादा करते हैं, प्रॉमिस करते हैं कि हम 2030 तक है जो इस कार्बन एमिशन को इतना रिड्यूस कर देंगे 45% और 2070 तक उसको पूरा क्या कर देंगे, 0% ख़त्म कर देंगे। इस बारे में पूरी बात हो रखी है, ठीक है ना। अब यहाँ पे अपन क्या करते हैं, पहले फिलर्स कर देते हैं, उसके बाद में है जो इनको अरेंज करेंगे, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे फिलर्स की ओर मूव करते हैं अपन। सबसे पहला आपका ए आया है, तो देखिए मैंने यहाँ पे सेंटेंस भी लिखा है आपके लिए, और पहले इनके मीनिंग समझ लेते हैं अपन। यहाँ पे इनकी मीनिंग क्या है, ठीक है ना। अवेबिलिटी, इसका मतलब क्या होता है, ये वर्ड बना है आपका अवेलेबल से, कोई चीज़ अवेलेबल है यानी कि आपके पास में वो क्या है, मौजूद है, ठीक है ना, ये आपका अवेबिलिटी होता है। इन्फ्लुएंस करना, इन्फ्लुएंस करने का मतलब क्या होता है कि आपके पास में पावर होती है किसी भी चीज़ को अफेक्ट करने की, अफेक्ट करना, प्रभावित करना, उसको चेंज करना या फिर उसको क्या करना, कंट्रोल करना, ठीक है ना। तो ये आपका होता है इन्फ्लुएंस करना। एक्सक्लूसिविटी, अब ये वर्ड बना है आपका एक्सक्लूसिव से। अब एक्सक्लूसिव का मतलब क्या होता है, सबके लिए नहीं, किसी खास के लिए, ठीक है ना। इसका मतलब होता है जैसा आपने देखा होगा नॉर्मल किसी ऐप में आप शॉपिंग करते हो तो वहाँ पे कोई ऑफ़र वगैरह आता है तो पहले लिखा हुआ होता है ओनली एक्सक्लूसिव फॉर ओनली मेंबर्स, यानी कि जो सिर्फ उनके मेंबर हैं उनके लिए है, तो ये आपका होता है एक्सक्लूसिविटी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आपको सेंटेंस में क्या बोला है, एज यू नो, जैसा कि आप जानते हैं ये जो टारगेट है सब्जेक्ट टू, यानी कि किसके लिए है ये, ठीक है।
तो ये है जो आपके डैश ऑफ इंटरनेशनल, ये है जो आपके इंटरनेशनल जो फाइनेंशियल और जो टेक्नोलॉजिकल असिस्टेंट यानी कि हेल्प के लिए हैं, ठीक है ना। तो ये जो आपके टारगेट्स हैं, ये है जो आपके यहाँ पे जो इंटरनेशनल फाइनेंशियल और टेक्नोलॉजिकल हेल्प के लिए, मदद के लिए है यहाँ पे, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे अवेलेबिलिटी यानी कि सब्जेक्ट टू द अवेलेबल ऑफ इंटरनेशनल, यानी कि ये जो टारगेट है ये आपके अवेलेबल है, किसके लिए है, इंटरनेशनल फाइनेंशियल और टेक्नोलॉजिकल असिस्टेंट के लिए है, तो मदद के लिए अवेलेबल है, तो एकदम सही है आपका। इन्फ्लुएंस, इन्फ्लुएंस का मतलब है कि ये जो टारगेट है अफेक्ट करेंगे आपके, चेंज करेंगे या कंट्रोल करेंगे किनको, जो इंटरनेशनल फाइनेंशियल और टेक्नोलॉजिकल असिस्टेंट हैं उनको क्या करेंगे, कंट्रोल करेंगे, अफेक्ट करेंगे, तो ये भी सही है आपका। एक्सक्लूसिविटी, अब ये तो एक तरह से क्या करता है, बाउंडेड कर देता अपने को, ठीक है ना, कि अपन ने ऐसा किसी को बोला है कि सिर्फ उन्हीं की मदद करेंगे, या ऐसा कुछ अपन ने यहाँ पे लिमिट या कुछ स्पेशल लोगों के बारे में बात की है, नहीं की है, तो ये वाला आपका वर्ड नहीं आएगा। तो इसका मतलब है आपका यहाँ पे करेक्ट कौन होगा, ए और बी है जो आपके दोनों करेक्ट हो जाएंगे, सी वाला आपका क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर यहाँ पे आपका हो गया 5th। देखिए क्या बोला है, अब आपको यहाँ पे बोला है कि पर्टिकुलरली खास करके जो पीएम हैं उन्होंने कहा है 2030 तक जो कंट्री का प्रोजेक्टेड कार्बन एमिशन है उनको अपन रिड्यूस कर देंगे 1 बिलियन टन से, और इंडिया का जो कार्बन एमिशन है रिलेटिव है उसकी जीडीपी से वुड बी डैश बाय 45%। जैसे मैंने यहाँ पे बोला था किसी चीज़ को कम करने की बात करेंगे अपन, ठीक है ना, कि अपन क्या कर देंगे 45% से कम कर देंगे, जो आपका 2005 में लेवल था उससे 45% और ज़्यादा कम कर देंगे। और ये जो इम्प्रूविंग हुई है आपके एमिशन कट में, जो पहले इतना था अब 45% हो गया, इम्प्रूव हुआ, तो देखो यहाँ पे कमी वाले वर्ड आने चाहिए। अब देखते हैं यहाँ पे कौन कौन से वर्ड होंगे आपके। रेंड इन, रेंड इन का मतलब क्या होता है, रेंड इन का मतलब होता है किसी चीज़ को कंट्रोल करना, रेस्ट्रिक्ट करना, ठीक है ना, तो कंट्रोलिंग और रेस्ट्रिक्टिंग, ठीक है ना, रेस्ट्रिक्ट करना यानी कि किसी चीज़ को लिमिट में लेके आना, ठीक है ना, रेस्ट्रिक्टिंग, तो यानी कि ये तो सही है। आगे कर्व्ड, कर्व्ड का मतलब क्या होता है, कर्व्ड का मतलब होता है किसी को लिमिट में करना, टू लिमिट और कंट्रोल समथिंग, तो ये भी सही है आपका। टेम्प्ड, टेम्प्ड का मतलब भी क्या होता है, टेम्प्ड का मतलब भी होता है किसी को अंडर कंट्रोल में लेके आना, या फिर आपका डोमेस्टिलाइजिंग करना, ठीक है ना, ये भी सही है, तो इसका मतलब तीनों सही है, तो कौन सा होगा आपका, ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, अब अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, तो देखिए इन नवंबर 2021 में एट COP 26 में जो इंडिया के पीएम नरेंद्र मोदी है डैश टू अचीव नेट जीरो एमिशन 2070 तक, तो नरेंद्र मोदी है उन्होंने क्या क्या होगा यहाँ पे 2070 तक एमिशन को ख़त्म करने की। जैसे देखते अपन नॉर्मल लेते हैं तो ये क्या है, शपथ या टारगेट लेते हैं अपन, ठीक है ना, टारगेट लेना या शपथ लेना, इस तरह से कुछ अपन यहाँ पे बोला जाता है। एज पार्ट ऑफ कंट्रीज कमिटमेंट टू कॉम्बैट क्लाइमेट चेंज, यानी कि कंट्री के क्लाइमेट चेंज से लड़ाई करने के लिए यहाँ पे, तो देखो यहाँ पे या तो प्रॉमिस करते हैं या फिर अपन क्या करते हैं, वादा करते हैं या शपथ करते हैं, इस तरह का कोई वर्ड आना चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि पीएम ने है जो COP 26 में ये है जो क्या किया था, प्रॉमिस किया था, या तो शपथ ली थी या फिर क्या किया था यहाँ पे आपको, ठीक है ना, ये इस तरह से बताया था कि हम ऐसा कुछ करेंगे। आगे देखिए डिमांडेड, अब डिमांड का मतलब तो क्या होता है यहाँ पे, ठीक है ना, डिमांड का मतलब तो आपको पता ही होगा, किसी चीज़ की डिमांड यानी कि उसकी बहुत ज़्यादा क्या होना, यहाँ पे उसकी डिमांड हो जाना, उसकी अवेलेबिलिटी यानी कि उसकी बहुत ज़्यादा यहाँ पे लोग पूछते हैं उसके बारे में, ठीक है ना, ये डिमांड होता है। तो यहाँ पे नरेंद्र मोदी डिमांड करेंगे, ठीक है ना, तो डिमांड तो नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पे तो वर्ड आना चाहिए कोई भी शपथ लेने का या प्रॉमिस करने का। प्लेज्ड, प्लेज्ड का मतलब क्या होता है, प्लेज्ड का मतलब होता है आपका यहाँ पे कि आप क्या करते हो, एक सीरियस या फॉर्मल प्रॉमिस करते हो कुछ करने का, ठीक है ना, किसी से कुछ करने का, ठीक है ना, एक तरह से इसको शपथ बोलते हैं अपन कि मैं ये शपथ लेता हूँ, यानी कि एक तरह से अपन क्या करते हैं, फॉर्मल प्रॉमिस करते हैं अपन। तो देखिए ये प्रॉमिस कर रहे हैं, फॉर्मल प्रॉमिस, फॉर्मल का मतलब होता है जो लोगों के सामने गवर्नमेंट के अधिकार में जो प्रॉमिस किया जाता है, तो ये एकदम सही है। आगे देखो परस्यूट, परस्यूट का मतलब क्या होता है, तो परस्यूट का मतलब होता है यहाँ पे कुछ अचीव करने का, समथिंग लगातार कुछ करने का, बहुत ही लंबे समय से क्या करना, ट्राई करना है यहाँ पे, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे ट्राई अपन अब शुरू करेंगे, यहाँ पे COP 26 में क्या बोला कि हम शुरू करेंगे, अभी तक किया नहीं है, हम शुरू करेंगे 2070 तक क्या करेंगे अपन,
नेट ज़ीरो एमिशन को ख़त्म कर देंगे, ये बात बोली है। तो यहाँ पे ये तो नहीं आएगा, तो ओनली बी वाला सही है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा कि यहाँ पे पीएम मोदी है, उन्होंने ये शपथ ली है, प्लीज़ लिया, यानी कि उन्होंने वादा किया है कि 2070 तक हम कार्बन एमिशन को ख़त्म कर देंगे। आगे देखिए अगला वर्ड है आपका यहाँ पे, अगला है देखिए, इंडिया मस्ट रिड्यूस एमिशन एडमिस्ट ग्रोथ एंड अर्बनाइजेशन। तो देखो यहाँ पे अगर इंडिया को यहाँ पे, ठीक है ना, अर्बनाइजेशन यानी कि शहरीकरण में ग्रोथ करनी है तो उसको एमिशन को रिड्यूस करना ही पड़ेगा, उसको शिफ्ट करना पड़ेगा फॉसिल फ्यूल से जो लो कार्बन एनर्जी मिक्स यहाँ पे, ठीक है ना, होते हैं, उन पे शिफ्ट करना पड़ेगा। ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। डैश स्ट्रॉन्ग एनर्जी पॉलिसीज़, अब किस तरह की स्ट्रॉन्ग एनर्जी पॉलिसीज़ हैं, ठीक है ना, तो ये जो एनर्जी पॉलिसीज़ हैं इनको क्या करेगा, देखो बैक्ड बाय का तो मतलब होता है क्या करेगा, सपोर्ट करेगा, किसी को क्या करना, सपोर्ट करना यहाँ पे, ठीक है ना। तो ये है जो आपका सपोर्ट करेगा स्ट्रॉन्ग एनर्जी पॉलिसीज़ को, ठीक है ना, कि हम क्या करेंगे यहाँ पे फॉसिल फ्यूल को छोड़ के जो कम कार्बन एनर्जी है उनके ऊपर यहाँ पे क्या कर देंगे, शिफ्ट कर देंगे। तो इससे क्या होगा, जो अपनी एनर्जी पॉलिसीज़ है, स्ट्रॉन्ग एनर्जी पॉलिसी, उसको सपोर्ट करेगा। तो ये तो एकदम सही है, सपोर्ट करना। आगे देखो डिस्प्यूटेड का मतलब तो क्या होता है भाई, इसका मतलब तो होता है कि आपका किसी से मनमुटाव हो गया, ठीक है ना, या फिर किसी से कोई बहस हो गई या झगड़ा हो गया, तो एक तरह से नेगेटिव वर्ड है ये आपका। तो एक तरह से अपन इसको बोलते हैं कि ये आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो ये हो जाएगा आपका किसी के साथ में कोई बहस हो जाना, ठीक है ना, किसी के साथ में कोई बहस हो जाना, तो डिसएग्रीमेंट हो जाना, कंटेंशन हो जाना, डिस्प्यूट हो जाना, लड़ाई झगड़ा हो जाना। तो देखो अब लड़ाई झगड़ा तो करेंगे नहीं अपन, ये जो पॉलिसी इसको सपोर्ट करेंगे तभी तो स्ट्रांग बनेगी ये। एनफोर्सिंग का मतलब क्या होता है, एनफोर्सिंग का मतलब होता है कि कोई आपने नियम, कानून, एग्रीमेंट, ठीक है ना, पॉलिसी कुछ भी बनाया हो, वो फॉलो हो रही है या नहीं हो रही है, आपने उसको लागू कर दिया, अब वो फॉलो हो रही है या नहीं हो रही है, ठीक है ना, उसका ध्यान रखना एनफोर्सिंग होता है। जैसे अपन यहाँ पे कोई एक्ट एनफोर्स करते हैं यानी कि लागू करना होता है, इसको क्या बोलते हैं अपन, लागू करना किसी चीज़ को, ठीक है ना, लागू करना। तो ये भी नहीं होगा, तो एक ही बचा आपका कौन सा है यहाँ पे, बैक्ड बाय, यानी कि इसको सपोर्ट करता है ये। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, ए हो जाएगा, ठीक है ना। तो देखिए ये थे आपके जो क्वेश्चन थे यहाँ पे क्लोज टेस्ट के, उम्मीद है आपको समझ में आए होंगे। अब आगे है जो अपना यहाँ पे क्या है, इसको अरेंज करना है, तो इसको अपन अरेंज भी कर देते हैं। तो देखिए यहाँ पे समझिए, देखिए जैसा कि अपन ने रीड किया था एक बार, ठीक है ना, अब अपन रीड करेंगे यहाँ पे, आपको देखो कितने सेंटेंस, 6 सेंटेंस दे रखे हैं, तो देखो 6 सेंटेंस दे रखे। अब इसको अपन एक बार है जो यहाँ पे क्या करते हैं, रीड करते हैं वापस, और यहाँ पे आपका पैर बनाते हैं। फर्स्ट जो स्टार्टिंग स्टेटमेंट है उसको ढूंढते हैं, जो फाइनल स्टेटमेंट है उसको ढूंढते हैं, देखते हैं करते हैं क्या है। एज यू नो, जैसा कि आप जानते हैं दीज टारगेट, अब दीज आ गया, कौन से टारगेट है नहीं पता अपने को, लेकिन पी के पहले कोई ना कोई टारगेट आएगा आपका। मैं लिख देता हूँ, पी के पहले आपका कोई ना कोई टारगेट आएगा, टारगेट के बारे में बात करेंगे तो उसका पैर है जो पी से बन जाएगा, ठीक है ना। इस तरह से करना कि ये जो टारगेट है आपके यहाँ पे, ठीक है ना, तो ये क्या करते हैं, ये अवेलेबल है आपके यहाँ पे किसके लिए, इंटरनेशनल फाइनेंशियल टेक्नोलॉजिकल असिस्टेंट के लिए। तो हमारे टारगेट है मदद करने के लिए क्या है, अवेलेबल है, ठीक है ना। पर्टिकुलरली द पीएम, अब पीएम आ गया, अधूरा नाम है क्योंकि इससे पहले पूरा नाम आपका आ चुका है, देखिए यहाँ पे ये, तो ये भी नहीं होगा स्टार्टिंग। तो पर्टिकुलरली पीएम उन्होंने बोला था 2030 तक हम क्या करेंगे, जो कंट्री का प्रोजेक्टेड है जो कार्बन एमिशन है उसको अपन रिड्यूस करके 1 ट्रिलियन टन तक लेके आ जाएंगे, ठीक है ना, 1 ट्रिलियन तक रिड्यूस कर देंगे, ये बोला है। और जो इंडिया का कार्बन एमिशन है रिलेटिव टू इट्स जीडीपी, उसको अपन क्या कर देंगे, कम कर देंगे 45% से, जो 2005 का लेवल था उससे 45% कम कर देंगे। और ये जो इम्प्रूव हुआ है आपका, जो पहले का टारगेट एमिशन था आपका 33 से 35%, जो 2005 का लेवल था उससे ये आपका इम्प्रूव हुआ है, क्योंकि कितना हो गया, 45% हो गया। ये भी स्टार्ट नहीं होगा। आगे देखो यहाँ पे, वाइल सेवरल अदर इंडिपेंडेंट रिसर्च स्टडी एस्टिमेटेड सजेस्ट दैट अचीविंग द कंट्रीज नेट जीरो टारगेट वुड रिक्वायर्ड एटलीस्ट, अब देखो कहीं बीच की बात लग रही है आपको कि बहुत सारी है जो आपकी यहाँ पे रिसर्च है, उन्होंने अनुमान लगाया है कि अगर इंडिया को यहाँ पे नेट जीरो टारगेट तक पहुँचना है, ठीक है ना, तो क्या करना पड़ेगा, इतने पैसे है 10 ट्रिलियन US डॉलर है जो इन्वेस्ट करने पड़ेंगे, ताकि वो हेल्प करेगा डिकार्बनाइज करने में डोमेस्टिक पावर को, इंडस्ट्री को और ट्रांसपोर्ट सेक्टर को। तो कहीं बीच की बात है यहाँ पे, ठीक है ना, स्टार्ट तो होगा नहीं यहाँ से। आगे देखो, इन नवंबर 2021 COP26 में इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी है, ठीक है ना, उन्होंने
क्या किया था, शपथ ली थी या प्रॉमिस किया था अचीव करने के लिए यहाँ पे नेट जीरो एमिशन को 2070 तक एज ए पार्ट ऑफ कंट्रीज कमिटमेंट, यानी कि किसके रूप में, अपने देश की कमिटमेंट के रूप में कि हम लड़ेंगे किससे, क्लाइमेट चेंज से। तो ये हो सकता है, मैं यहाँ पे स्टार लगा रहा हूँ। आगे रीड करते हैं। देखो, इंडिया मस्ट रिड्यूस एमिशन एम्ड ग्रोथ एंड अर्बनाइजेशन। अब देखो ये मस्ट आ गया है कि इंडिया को ऐसा करना ही पड़ेगा अगर उसको यहाँ पे अपना अर्बनाइजेशन को क्या करना, ग्रो करना है। तो यहाँ पे एमिशन को कम करना ही पड़ेगा, उसको शिफ्ट करना पड़ेगा फॉसिल फ्यूल से आपका लो कार्बन एनर्जी मिक्स पे, जिससे क्या होगा, ये सपोर्ट करेगा स्ट्रॉन्ग एनर्जी पॉलिसीज़ को। दो बातें हैं, पहले तो मस्ट आ गया, यानी कि यहाँ पे आपके मॉडल आ गए, यानी कि फ्यूचर में आपको यहाँ पे एक तो सजेशन दे रहा है, ठीक है ना, सजेशन दे रहा है कि फ्यूचर में क्या करना है। तो ये है जो मेरे को लग रहा है ये आपका लास्ट स्टेटमेंट होगा एट द कॉप 26, ठीक है ना। तो यहाँ पे 26 जो कॉप है उसमें पीएम आल्सो स्टेटेड, उन्होंने ये भी बोला था, ठीक है ना। तो ये भी बोला था, क्या बोला था, डैट, उन्होंने बोला था इंडिया एक्सपेक्टेड, इंडिया है जो उम्मीद कर रही है डेवलप्ड कंट्रीज से कि वो प्रोवाइड करवाए क्लाइमेट फाइनेंस का 1 ट्रिलियन US डॉलर अर्लीस्ट, यानी कि शुरुआत में। आगे कॉमा भी लगा, आगे कुछ न कुछ आएगा, यानी कि यहाँ पे पैसों की बात की गई है। अपने पूरा रीड कर दिया है। अब यहाँ पे अपन क्या करते हैं, अरेंज करते हैं। देखो सबसे पहले तो अपने को पता चल गया भाई कि एस के अलावा और कोई आपका स्टार्टिंग नहीं होगा, तो स्टार्टिंग क्या हो गया, एस हो गया, ठीक है ना। अब आगे देखो, पहले तो अब लास्ट में देखो एक सजेशन दिया गया है आपको कि ऐसा करना ही पड़ेगा, तो सजेशन है, ठीक है ना, कि ऐसा करेंगे तो ही होगा। तो ये सजेशन है, तो ये उम्मीद है यहाँ पे ही आएगा, ठीक है ना। अभी बाद में अपन चेंज कर देंगे अगर नहीं होगा तो, पर पहले अपन ने ये कर दिया है। अब यहाँ पे देखो पी में बात की गई है पॉलिसीज़ की, ठीक है ना, पी में बात की गई है पॉलिसीज़ की, यहाँ पे कि किसकी, ये टारगेट की बात की गई है कि ये जो टारगेट है, अब कहाँ पे ऐसा सेंटेंस है जहाँ पे आपको टारगेट के बारे में बताया गया है, क्योंकि पी में बोला कि ये जो टारगेट है ये जो आपकी हेल्प करेगा, ठीक है ना। तो पी में टारगेट बोला, टारगेट पूरे यहाँ पे जितने भी सेंटेंस दे रखे उसमें टारगेट कहाँ दे रखा आपको, तो टारगेट दे रखा आपको क्यू में, कि पर्टिकुलरली जो पीएम है उन्होंने कहा कि ये जो टारगेट लिया है हमने, ठीक है ना, कम करने का, पहले इतना था अब इतना हो गया, यानी कि आपको पता चला क्यू से पहले, पी से पहले क्या आएगा, क्यू आएगा। ये एक पेयर बन गया अपना। उम्मीद आपको समझ में आया एक बार। दिस टारगेट कौन से टारगेट है, देखो यहाँ पे ये टारगेट लिया गया 45% से कम करने का, क्यू और पी आ गया है, ठीक है ना। अब अपने पास में क्या बचे हैं, अपने पास में बचा है आर और यू। अब आर और यू बचा है तो देखते हैं यहाँ पे क्या होगा। देखो यू में बोला है कि कॉप 26 में यहाँ पे पीएम ने ये भी बात बोली है कि इंडिया है जो उम्मीद करता है कि डेवलप कंट्रीज़ है जो प्रोवाइड करवाए क्लाइमेट फाइनेंस, ठीक है ना, $1 ट्रिलियन की शुरुआत में, ठीक है। अब यहाँ पे देखो पैसों की बात कर रहे हैं, पीछे कॉमा है, ठीक है ना, पैसों की बात कर रहे पीछे कॉमा है, यानी कि यहाँ पे $1 ट्रिलियन की मदद करो भाई पहले, यानी कि इसके बाद में और पैसों से रिलेटेड कोई ना कोई बात होनी चाहिए। अब पैसों की बात कहाँ पे हो रही है, देखो आर में हो रही है, तो देखो इसके बाद में लगा के देखते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या बोला, शुरुआत में इतनी करनी पड़ेगी, ठीक है। अब यहाँ पे देखो आगे क्या बोला है, आगे बोला जबकि वाइल, अब वाइल आ गया, जबकि सेवरल जो दूसरी इंडिपेंडेंट रिसर्च स्टडी है वो तो ये मानती है कि ये अगर अचीव करना है कंट्री को नेट जीरो टारगेट है तो उसको है जो $10 ट्रिलियन है US डॉलर, वो इन्वेस्ट करना ही पड़ेगा ताकि वो हेल्प कर सके डिकार्बनाइज का और डोमेस्टिक पावर का, इंडस्ट्रियल का और ट्रांसपोर्ट सेक्टर का। इसका मतलब यहाँ से अपने को क्या समझ में आया, यहाँ से समझ में आया है अपने को कि यू के बाद में आपका क्या आएगा, आर आएगा, कि यू के बाद में क्या आएगा, आर आएगा, क्योंकि पहले तो यू में बोला कि शुरुआत में $1 ट्रिलियन दो, अब $1 ट्रिलियन तो देंगे, और उससे पहले ही है जो कुछ महान आदमी हैं जो रिसर्च है उन्होंने ये बोल दिया भाई कि $1 ट्रिलियन से कुछ नहीं होगा, यहाँ पे आपको $10 ट्रिलियन इन्वेस्टमेंट करना ही पड़ेगा, ठीक है ना। इन्होंने तो बोला शुरुआत में दे दो, तो वो कहा ठीक है शुरुआत में 1 ले लो, लेकिन आपको टोटल $10 ट्रिलियन है जो आपको इन्वेस्टमेंट करना ही पड़ेगा। तो देखो दोनों पैसे से जुड़े हुए हैं, तो पहले तो $1 ट्रिलियन शुरुआत में दो, उसके बाद में इतना आपको चाहिए होगा ताकि आप क्या कर सको, अपने टारगेट तक पहुंच सको। तो यहाँ पे आपका यू के बाद में आर आएगा। अब बचा एल है, एल अपनी जगह सही है यहाँ पे, क्योंकि इसमें क्या किया, सजेशन दिया गया अपने को कि आपको अगर यहाँ पे अपने शहरों को और ज़्यादा ग्रो करना है तो आपको है जो एमिशन को कम करना ही पड़ेगा, अपनी जो पॉलिसीज़ है उनको सपोर्ट करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये एल है। अब देखो यहाँ पे अपने पास में 2 पेयर हैं, 4 प्लेस खाली है। अब यहाँ पे देखते हैं अपन एस के बाद में क्या आएगा आपका, तो एस के बाद में क्या, या तो यू आएगा या क्यू आएगा। अब देखते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। तो यू में तो बोला है, अगर आप ध्यान से देखो
एट द 26 कॉप द पीएम ऑल्सो स्टेटेड। अब यहाँ पे उन्होंने ये भी बोला है, ठीक है ना, ये भी बोला है, इसका मतलब है कि इसके पहले है जो पीएम ने कुछ न कुछ तो बोला होगा, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे तो बोला है कि हमको क्या करना पड़ेगा कि हमको भाई यहाँ पे इंडिया है जो उम्मीद करता है, डेवलप कंट्री है जो उसको $1 ट्रिलियन दे। अब क्यों दे, किस लिए दे, अब कोई रीज़न तो बताना पड़ेगा ना। तो रीज़न तो बताया आपका किस में, क्यों में, क्यों भाई, क्योंकि हमने ये टारगेट लिया 2030 तक है जो हम क्या करेंगे, इतना रिड्यूस कर देंगे, 1 ट्रिलियन टन तक है जो कम कर देंगे इसको। हमने 2005 में इतना लेवल लिया था, अब इतना लिया है, यानी कि यहाँ पे क्यू और पी में तो आपको क्या बताया है कि हम क्या काम करेंगे। अब पहले तो अपन बताएंगे क्या काम करेंगे, उसके बाद में तो पैसे मांगेंगे। तो पहले तो अपन ने काम किया किस में, क्यू और पी में, हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि हम ये काम करेंगे। तो अब काम बता दिया तो अब क्या करो भाई, पैसे भी दे दो। तो फिर यू और आर में आपको बोला है कि हमको भी इतने पैसे दे दो। अब यू में बोल दे इतने पैसे दे दो, तो फिर यहाँ पे रिसर्च बताती भाई कि इतने पैसे और लगेंगे भाई तुम्हारे टोटल। तो लास्ट में हमको क्या बोला है, हमको बोला है कि अगर आपको अपने शहरों को और ज़्यादा ग्रो करना है तो आपको यहाँ पे कार्बन फ्यूल से, जो फॉसिल फ्यूल है उनसे शिफ्ट करना पड़ेगा आपको, और जो पॉलिसीज़ हैं उनको सपोर्ट करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो यहाँ से अरेंजमेंट अपने पास में हो गया SQPURL। उम्मीद आपको समझ में आया होगा, मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पे आपको एक्सप्लेन कर दिया है पैर बना के किस तरह से। आगे देखो यहाँ पे जो बचे हुए क्वेश्चन उनको सॉल्व करते हैं। देखो सबसे पहले तो आपका यहाँ पे जो बना है वो लिख देता हूँ मैं, SQPURT। अब इंट्रोडक्टरी का मतलब तो क्या होता है आपका, इंट्रोडक्टरी का मतलब होता है आपका स्टार्टिंग। तो स्टार्टिंग क्या है, S है। तो पहले देखो S कहाँ है, देखो ये सारे हो गए कट। अब यहाँ पे बोला टर्मिनल, टर्मिनल का मतलब होता है एंड, S और T, ठीक है ना। तो S और T है आपका यहाँ पे, एक मिनट वो पीछे L था क्या, मैंने L लिख दिया यहाँ पे, ध्यान से देखो। हाँ ये L नहीं ये T है, ठीक है ना, ये लास्ट लिखा था मैंने, ये यहाँ पे T होगा आपका, ठीक है ना, ये T है। तो देखो अपने को पहले ही आंसर मिल गया यहाँ पे। तो आंसर क्या होगा आपका, S और T है। S और T कहाँ है आपका, D में है। आगे देखो आपका अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, आगे है 3 कॉन्जिक्यूटिव स्टेटमेंट आपको बताने हैं। तो लिख देते हैं पहले SQPURT। अब कॉन्जिक्यूटिव कौन से होंगे, SQR है क्या, SQ है पर R नहीं है, QRT है क्या, QRT, RT है, Q नहीं है साथ में, PUR। देखो ये मिल गए अपने को, ऑप्शन नंबर C आपका करेक्ट हो गया, ठीक है ना। आगे देखिए आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है। अब यहाँ पे पहले तो लिख देते हैं सीक्वेंस SQPURT। तो देखो सबसे पहले तो एंटी पेनल्टीमेट है और पेनल्टीमेट है, आपको ये बोला है, ठीक है ना। तो अगर यहाँ से देखें अपन, तो सबसे पहले तो पेनल्टीमेट का मतलब होता है सेकंड लास्ट, ये आपका होता है टर्मिनल, ये पेनल्टीमेट होता है। देखो पीछे लिखा है तो पीछे तो आएगा R। एंटी पेनल्टीमेट होता है आपका पेनल्टीमेट के आगे वाला, थर्ड नंबर वाला, तो U, ठीक है ना। तो अब UR है जो आपका कहीं ना कहीं बनेगा। अब UR कहाँ दिख रहा है आपको, A में दिख रहा है, तो यही अपना क्या है, करेक्ट आंसर है। तो ये था आज का सेशन, उम्मीद आपको अच्छा लगा होगा और यहाँ से आज आपने बहुत कुछ सीखा होगा। तो बस एक ही रिक्वेस्ट आपसे, प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिए, चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। तो थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग कॉन्स्टेंट लर्निंग।